प्रधानमंत्री ने कहा, विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिला जनादेश नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक। हिमाचल में कांग्रेस विधायकों की बैठक आज, गुजरात में सोमवार को होगा सरकार गठन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, मॉडल छात्रावास के रूप में विकसित होगा पलामू का भीमराव अंबेडकर छात्रावास। रसोइया और सुरक्षा गार्ड की भी की जाएगी नियुक्ति। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के स्थापना दिवस पर रांची में कार्यशाला सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष ने विजेताओं को किया पुरस्कृत। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का दिख रहा झारखंड में आंशिक असर। कहीं कहीं बादल छाए रहने से न्यूनतम तापमान में हुआ सुधार। पलामू में मुख्यमंत्री ने जरूरतमंदों के बीच किया कंबल वितरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें झारखंड और इस वक्त की तमाम ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं राहुल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिला जनादेश नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक है। उन्होंने पार्टी को मिले जन समर्थन को युवा सोच और युवा भारत का प्रतिबिंब बनाते हुए कहा कि देश के आम लोगों की आकांक्षा विकसित भारत के निर्माण की है। प्रधानमंत्री कल शाम नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसका मतलब यह है कि युवा भाजपा की विकास वाली राजनीति चाहते हैं। इसका मतलब है कि युवा ना तो जातिवाद के बहकावे में आते हैं, न परिवारवाद के। युवाओं का दिल सिर्फ विजन और विकास से जीत सकते हैं और भाजपा में विजन भी है और विकास के प्रति प्रतिबद्धता भी है। गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी सोमवार को नई सरकार का गठन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। भाजपा की नई सरकार का गठन होगा। राज्य में भाजपा ने साल 2002 में 127 सीटें जीतकर बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार पिछले सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। इस बार भाजपा ने राज्य में 155 से ज्यादा सीटें जीतकर एक ऐसा मकाम हासिल कर लिया है जिसे छूना किसी दूसरी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा है कि चुनाव परिणाम ने स्पष्ट कर दिया है कि जनता देश, काल, परिस्थिति और राजनीतिक दलों की सच्चाई को जानती है। श्री मरांडी ने कहा कि यह परिणाम गुजरात में वहां की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता के विश्वास का प्रमाण है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों की आज शिमला में बैठक होगी। बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता को चुनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। दल का नेता चुनने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को अधिकृत करने का प्रस्ताव पारित होने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला भी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस के सामने अब मुख्यमंत्री पद के अनेक दावेदारों में से एक को चुनने की चुनौती है। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा निजी विधायकों का दिन है, जिससे सामान्य नागरिक संहिता, लोक प्रतिनिधित्व विधेयक, संसद की कार्यक्षमता विधेयक जैसे करीब 43 विधेयक सूचीबद्ध हैं। वहीं लोकसभा में वित्त मंत्री द्वारा सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर वक्तव्य, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की सूची में अनुसूचित जनजाति से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक, एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल और भारत में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर नियम 193 के तहत जारी चर्चा सूचीबद्ध है। इसके अलावा लोकसभा में भी कई निजी विधेयक विधायी कार्यों में शामिल हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के फाउंडेशन कोर्स के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप सभी कोई भी आकर्षक करियर चुन सकते थे, लेकिन आपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए सिविल सर्विसेज को चुना। दौरान जिन मूल्यों से अवगत हुए हैं, ये मूल्य सिर्फ सैद्धांतिक दायरे तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए। देश की जनता के लिए काम करते समय आपके सामने अनेक चुनौतियां और कठिनाई आपके सामने आएंगे। उन परिस्थितियों में आपको इन मूल्यों का अनुसरण करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ काम करना होगा। भारत को उन्नति और विकास के पथ पर अग्रसर करना, देशवासियों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त करना आप सबकी संवैधानिक जिम्मेदारी भी है और नैतिक अंतरदायित्व भी है। समाज के हित का कोई भी कार्य सभी कुशलतापूर्वक संपन्न हो सकता है जब सभी भागीदारों का साथ लेकर चला जाए। समाज के सभी वर्गों और समुदायों की भागीदारी से किया गया कार्य प्रत्येक दृष्टिकोण से उत्कृष्ट होता है। G20 समिट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और उपराज्यपालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। तो भी प्रधानमंत्री ने सभी बड़े राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक की थी। G20 दुनिया की 20 प्रमुख विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर सरकारी संगठन है। और अब खबरें झारखंड से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि पलामू का भीमराव अंबेडकर छात्रावास मॉडल छात्रावास के रूप में विकसित होगा। राज्य सरकार की ओर से अब इन सभी छात्रावासों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इन छात्रावासों को सभी सुविधा युक्त छात्रावास के रूप में विकसित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इन छात्रावासों में बच्चों के रहने और उनके भोजन का उत्तम प्रबंध भी किया जाएगा। साथ ही इन छात्रावासों में रसोइये और सुरक्षा गार्ड की भी नियुक्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री कल पलामू जिला भ्रमण के दौरान भीमराव अंबेडकर छात्रावास का निरीक्षण कर रहे थे। कैसे अस्वस्थ बोलेंगे, उसकी आर्थिक और सारी चीजें देखनी पड़ती है। इतनी हम जितना चादर उतने ही पैर पर पसारना चाहिए, उससे अधिक पसारना नहीं चाहिए। मैं आपको ये भी आश्वस्त करता हूँ, अगर हम मजबूती के साथ काम करते रहे और मेरे कामों में व्यवधान नहीं आया तो वो दिन दूर नहीं, आपको अब अपने अपने कमरे में खाना बनाने की जरूरत नहीं है। खाना का भी उपलब्ध सरकार है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दुमका में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वर्तमान राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का पूरा आरोप है। श्री मरांडी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों की जांच में सच्चाई का पता चल रहा है। मैंने तो बार बार कहा है कि भाई राज्य सरकार काम कर नहीं रही है, कमाने में लगी, और अब तो धीरे धीरे सब कुछ उजागर हो रहा है। और हमने शुरू से ही कहते रहा कि यहाँ जो पदाधिकारी हैं तो उनको टूल्स की तरह उपयोग कर रहे हैं। पलामू दौरे के क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पलामू परिसदन में जनता की समस्याओं से रूबरू हुए। इस दौरान श्री सोरेन ने लोगों को उनकी समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त अरवा राजकमल ने जिले के कई मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाता सूची पुनरीक्षण का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बीएलओ एवं बीएलओ पर्यवेक्षकों से मुलाकात की और उनकी हौसला अफजाई की। इस बीच उन्होंने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के तहत जोड़े गए नए मतदाता का वेरिफिकेशन एवं जांच पड़ताल का कार्य किया। 8 दिसंबर जो आवेदन हम लोग को प्राप्त हुआ है इस विशेष पुनरीक्षण के दौरान, उसमें रैंडमली कुछ संख्या उपायुक्त को, इसी तरह ईआरओ, एईआरओ सभी को जांच करने का निर्देश हम लोग को भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त है। इसी के तहत कल के दिन में हम लोग ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र और सरायकेला विधानसभा क्षेत्र में विजिट करने का काम किया।
काशी तमिल संगमम में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हो रहा है। विश्वविद्यालय का एम्फी थिएटर मुख्य केंद्र है काशी तमिल संगमम का। अभी तक कला, साहित्य, नृत्य, संगीत, ये सब जो विविध विधाएं हैं, ये देखने को मिल रही थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर में, काशी तमिल संगमम में। लेकिन एक और विधा जोड़ी गई है खेल कूद की, और खेल कूद में यूपी और तमिलनाडु के जो खिलाड़ी हैं वो खेल में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ चमू कृष्ण शास्त्री जी हैं, संयोजक हैं काशी तमिल संगमम के। ये विधा आप लोगों ने ले आया, क्या सोचकर? बहुत अच्छा प्रश्न है। कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य इत्यादि के साथ साथ शिक्षा में ये खेल कूद ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान लेता है। और काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु का और उत्तर प्रदेश का जो संगमम होना, इसमें ये भी खेल भी अत्यंत अनिवार्य है, तब भी ये पूर्ण होगा। इसके बिना ये अपूर्ण रहेगा। अभी ये दोनों राज्यों के अच्छे खिलाड़ी जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ऐसे खिलाड़ियों का यहाँ फ्रेंडली मैच होगा। ये केवल रिलीजियस प्रोग्राम नहीं है काशी तमिल संगमम। बहुत लोगों का ऐसा लगता है कल्चरल प्रोग्राम है, रिलीजियस प्रोग्राम है। ये नहीं, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है और खेलकूद इसका महत्वपूर्ण अंग है। शैक्षिक कार्यक्रम है, इसलिए खेलकूद इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। और काशी, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे लगातार 5 दिनों तक। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं संजय सारस्वत जी साई के। आप लोगों का क्या उद्देश्य है काशी तमिल संगमम में इस तरह के फ्रेंडली मैच कराने का? देखिए, एक तो ये बहुत नोबल आइडिया है। 2 प्रदेशों, 2 संस्कृति के बीच में खेलों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये जो 2 संस्कृतियां हैं, 2 संस्कृति के बीच में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में मैच हो रहा है, तो न केवल इनको एक अच्छे टीम का खेलने का, जब जैसे देख रहे हैं कि तमिलनाडु की एक टीम आई हुई है और यूपी की एक टीम आई हुई है, अभी इससे पहले भी महिलाओं का मैच हुआ है, तो एक तो उनको अच्छा खेलने को मिल रहा है और बहुत सारे लोगों को एक दूसरे को समझने का मौका मिल रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजक साई है। साई के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका कहना हम लोगों ने सुना ही। उत्तर प्रदेश की टीम के कप्तान हैं हम लोगों के साथ, और तमिलनाडु के साथ फ्रेंडली मैच होने जा रहा है काशी तमिल संगमम में। आप लोग को क्या लगता है, क्या फायदा होगा खिलाड़ियों को? सर, इससे जो भी गेम रह जाते हैं अन्य गेमों के अलावा, कुछ गेम हाईलाइट है इंडिया में, कुछ नहीं है, उनसे अगर ऐसे फ्रेंडली मैच होते रहेंगे हर जगह पे, तो छोटे छोटे खेलों को बढ़ावा मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा जो इस प्रतियोगिता का होने वाला है, उसमें इसी तरह के खेल हैं, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है, और हॉकी है, कबड्डी है। इस तरह के जो हमारे लोकल खेल हैं, जिनको वो दर्जा मिलना चाहिए जो क्रिकेट को मिला है, नहीं मिल पाया है इन खेल को, उसकी कोशिश है काशी तमिल संगमम के माध्यम से। कैमरा पर्सन डॉक्टर मनोज कुमार साहनी के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने लातेहार पतराटोली जंगल से प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के एरिया कमांडर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के स्थापना दिवस के अवसर पर रांची में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने कहा कि कोई गरीब अनाज के अभाव में न मरे, तभी यह योजना सफल होगी। इस दौरान विजेताओं को पुरस्कृत भी किया गया। कि हमारे राज्य के अंदर में या देश में कहीं भी अगर भूख के कारण किसी का प्राण अगर जाता है, तो इससे दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकता है। इसमें फूड एंड सिविल सप्लाई का भी भूमिका आता है, पदाधिकारी का भी भूमिका आता है, और सामाजिक संरचना का भी भूमिका आता है। कहीं ना कहीं जब लोग इस विषय पर सोचना प्रारंभ करते हैं, तो हम समझते हैं हम कोई अपने उत्तरदायित्व से नहीं बच सकते हैं। बंगाल की खाड़ी पर बना चक्रवात मांडोस चेन्नई से 350 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व और कराईकल से लगभग 270 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में केंद्रित हो गया है। इसके तेज चक्रवात में बदलकर धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भी तूफान का असर दिखाई देने लगा है। वहीं मौसम विभाग ने मैंडोस तूफान के कमजोर पड़ने का अनुमान जताया है। तूफान के मद्देनजर एनडीआरएफ और राज्य बल के कर्मियों की टीमों को तैनात किया गया है।
इसके साथ ही तमिलनाडु में स्कूल और कॉलेजों में आज छुट्टी घोषित की गई है। तूफान की आशंका वाले जिलों में राहत शिविर खोले गए हैं, जिनमें निचले इलाकों से निकाले गए लोगों को रखा गया है। शिविर में रह रहे लोगों को भोजन, पेयजल और स्वास्थ्य सहित सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की गई हैं। बारिश के प्रभाव की निगरानी के लिए 24 घंटे एक नियंत्रण कक्ष भी खोला गया है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके चक्रवात में तब्दील होने की संभावना है। इसके कारण झारखंड में मौसम में हल्का बदलाव महसूस होगा। इस दौरान आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम केंद्र के मुताबिक आज और कल न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। इसके अलावा राज्य के कई इलाकों में 12 दिसंबर तक आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू दौरे के क्रम में शहर का परिभ्रमण किया। वहीं डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर जरूरतमंदों के बीच कंबल बांटे। मौके पर कृषि मंत्री बादल और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे नए भारत के निर्माण से जुड़ी अपनी प्रेरक कहानी और उपलब्धि भेजें। आम लोग अपने सुझाव 1800-117-800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या आपके पास भी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी कोई ऐसी प्रेरक कहानी है? बन सकती है प्रधानमंत्री की जुबानी। जुड़िए मन की बात से और साझा कीजिए अपनी कहानी। डायल करें 1800-117800 या अधिक जानकारी के लिए देखें mygov.in। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा का जीवंत प्रतीक गूंज महोत्सव 2022 का उद्घाटन 18 दिसंबर को होगा। उद्घाटन समारोह में राज्यपाल रमेश बैस मुख्य अतिथि होंगे। इसे लेकर आसू अध्यक्ष सह सिल्ली विधायक सुदेश कुमार महतो ने राज्यपाल से मुलाकात की तथा गूंज महोत्सव का आमंत्रण दिया, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार किया। प्रवर्तन निदेशालय के सम्मन के बावजूद साहिबगंज के सदर डीएसपी राजेंद्र दुबे ईडी के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचे। ईडी ने मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से डीएसपी राजेंद्र दुबे के संबंध जानने के लिए पूछताछ के लिए बुलाया था। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने रांची विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक आशीष झा के स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले में याचिकाकर्ता आशीष के स्थानांतरण आदेश पर रोक लगा दिया गया है। इनके स्थान पर परीक्षा नियंत्रक के पद पर नियुक्त राजकुमार शर्मा की नियुक्ति पर भी अदालत ने अगले आदेश तक रोक लगा दी। गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने लोकसभा के शीतकालीन सत्र में दुग्धा और महुदा कोल वाशरी चालू कराने की मांग की। सांसद ने नियम 377 के अधीन सूचना देते हुए कोयला मंत्री से बीसीसीएल के पश्चिमी वाशरी जोन के दुग्धा और महुदा कोल वाशरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने की मांग की। रांची जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने प्रज्ञा केंद्र में हथियार के बल पर लूटपाट करने के मामले में विजय उरांव सहित 2 नाबालिग को पकड़ा है। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने बताया कि 6 दिसंबर को थाना प्रभारी को परीक्षित नायक ने सूचना दी कि प्रज्ञा केंद्र में अज्ञात अपराधी अवैध हथियार के साथ घुसकर शटर बंद कर लूटपाट कर रहे हैं। रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश ने ऑटो और स्कूल वैन में स्कूली बच्चों की ओवरलोडिंग की जांच की। जांच के क्रम में पाया गया कि ऑटो चालकों और स्कूल वैन चालकों ने वाहन में स्कूली बच्चों की ओवरलोडिंग की जा रही है। क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने वाले ऑटो और स्कूल वैन का फाइन काटा गया और ऐसे वाहनों के परमिट रद्द करने के लिए अग्रतर कार्रवाई की गई है। पाकुड़ जिले के महेशपुर थाना क्षेत्र के पोखरिया के हरिजन टोला में घर में आग लगने से हजारों का सामान जलकर राख हो गया। घर में अचानक शॉर्ट सर्किट से घर में अचानक धुआं उठने लगा। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण आनंद फानन में काफी मशक्कत के बाद आग बुझाए गए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और अवर सचिव देवदास दत्ता ने हटिया विधानसभा में बूथ संख्या 306 एवं 307 का निरीक्षण किया। इस दौरान पदाधिकारियों द्वारा फॉर्म 6, 7, 8 का सत्यापन भी किया गया। साथ ही बीएलओ को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। रांची के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने नगड़ी और इटकी प्रखंड क्षेत्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने दोनों प्रखंडों में विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण करते हुए सुधारात्मक दृष्टिकोण से संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची के जेएससीए स्टेडियम में आगामी 27 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक T20 इंटरनेशनल क्रिकेट मैच सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा।
इसकी तैयारियां तेज कर दी गई है। और हेरिटेज वॉक के आज के सेगमेंट में हम आपको सैर कराते हैं आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी का। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले का लेपाक्षी यहाँ के मंदिरों के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। लेपाक्षी की पौराणिक महिमा इसे धार्मिक आध्यात्मिक जगहों में एक खास स्थान दिलाती है। यहाँ की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं और बेजोड़ नक्काशी किसी का भी मन मोह लेती है। लेपाक्षी मंदिर को हैंगिंग पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 70 खंबे हैं, जिनमें से एक खंबा जमीन पर नहीं टिका हुआ है, बल्कि वो रहस्यमयी तरीके से जमीन से करीब आधा इंच ऊपर हवा में लटका हुआ है, जिसकी वजह से इस मंदिर को ये नाम मिला है। भगवान वीरभद्र यहाँ के इष्ट देव हैं, जो भगवान शिव का ही एक क्रूर रूप है। लेपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में हुई बेहतरीन नक्काशी के अलावा यहाँ भगवान नंदी की एक विशाल प्रतिमा भी मौजूद है, जिसे एक बड़े पत्थर को तराशकर बनाया गया है। माना जाता है कि भगवान नंदी की ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है। यहाँ भगवान शिव, विष्णु, रघुनाथ, राम और अन्य कई देवी देवताओं को समर्पित पूजा स्थल मौजूद है। ये मंदिर परिसर एक छोटी पहाड़ी कुर्मा सेलम पर स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर को 16वीं सदी में बनवाया गया था। हालांकि पौराणिक मान्यता के अनुसार इस मंदिर को ऋषि अगस्त्य ने बनवाया था और ये मंदिर रामायण काल से ही यहाँ मौजूद है। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को देखने दूर दूर से लोग लेपाक्षी आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। फिट इंडिया मोबाइल ऐप को महज 1 वर्ष के भीतर 50 लाख से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है। फिट इंडिया ऐप को केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आजादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करते हुए 29 अगस्त 2021 को लॉन्च किया था। दैनिक जीवन में खेलकूद के साथ फिटनेस जैसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई फिट इंडिया मुहिम से आम जन जीवन लगातार जुड़ रहा है। फिट इंडिया को जन जन तक पहुंचाने के लिए लॉन्च किए गए फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन को भी अपार सफलता मिल रही है। फिट इंडिया ऐप को महज 1 साल के भीतर 50 लाख से भी अधिक लोगों द्वारा डाउनलोड किया गया है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करते हुए 19 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया था। पिछले 1 साल में फिट इंडिया मोबाइल ऐप का प्रयोग स्कूल जाने वाले बच्चों की शारीरिक फिटनेस का आकलन करने, फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाने, स्लीप ट्रैकर, पानी और कैलोरी के सेवन पर नजर रखने के साथ साथ फिट इंडिया क्विज जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए बड़े पैमाने पर किया गया है। एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध फिट इंडिया ऐप को WHO के द्वारा भी मान्यता दी गई है। ये मोबाइल ऐप उपयोगकर्ता के फिटनेस के स्तर का परीक्षण करता है। साथ ही परीक्षण परिणामों के आधार पर यह ऐप उपयोगकर्ता को फिटनेस स्तर को बेहतर बनाने के लिए भी सुझाव प्रदान करता है। वर्तमान में देश भर के 250 से अधिक फिटनेस इन्फ्लुएंसर फिट इंडिया एम्बेसडर के रूप में इस ऐप से जुड़े हैं। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत 29 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत को एक फिट और स्वस्थ राष्ट्र बनाने की दृष्टि से की गई थी। पिछले 2 वर्षों में फिट इंडिया मूवमेंट अपने विभिन्न फिटनेस अभियानों जैसे फिट इंडिया स्कूल वीक, फिट इंडिया फ्रीडम रन, फिट इंडिया साइक्लोथॉन, फिट इंडिया क्विज और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से देश भर में लाखों लोगों तक पहुंचा है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। फीफा विश्व कप फुटबॉल में आज से रोमांच और बढ़ जाएगा। क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली 8 टीमों में से 4 पूर्व विजेता हैं, जबकि 4 टीमें पहली बार खिताब जीतने की कोशिश करेंगी।
फीफा विश्व कप 2022 के क्वार्टर फाइनल में शुक्रवार की रात 2 बार की चैंपियन अर्जेंटीना और नीदरलैंड की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला देर रात 12:30 पर लुसाइल स्टेडियम में खेला जाएगा। प्री क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-1 से रोमांचक जीत के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंची अर्जेंटीना की टीम खिताब की प्रमुख दावेदारों में से एक है। हालांकि ग्रुप चरण के पहले मुकाबले में ही अर्जेंटीना को सऊदी अरब के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद दुनिया के बेहतरीन स्ट्राइकर लियोनेल मेसी की टीम ने लगातार 3 मुकाबले अपने नाम करके क्वार्टर फाइनल का टिकट कटाया। अर्जेंटीना ने ग्रुप स्टेज के दूसरे मुकाबले में मैक्सिको को 2-0 से हराया, जबकि तीसरे मैच में पोलैंड के खिलाफ 2-0 की आसान जीत हासिल की। नीदरलैंड्स के खिलाफ इस मुकाबले में सबकी नजर अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी पर भी होंगी। टूर्नामेंट में खेले गए पिछले मुकाबलों में कुल 7 में से 3 गोल मेसी के शॉट से निकले हैं। वहीं दूसरी तरफ बात अगर नीदरलैंड्स की करें तो ये टीम लंबे समय से अजेय चल रही है। टीम प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिका पर 3-1 की बड़ी जीत हासिल करके क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। ग्रुप स्टेज में भी नीदरलैंड की टीम का प्रदर्शन कमाल का रहा है। नीदरलैंड्स ने 2 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि 1 मैच ड्रॉ रहा है। इसके बाद इक्वाडोर के खिलाफ खेला गया दूसरा मुकाबला ड्रॉ रहा था। तीसरे मैच में डच टीम ने कतर को 2-0 से मात देकर अंतिम 16 में जगह बनाई। नीदरलैंड्स की टीम की खासियत उसका डिफेंस है। डच टीम छोटे छोटे पास की मदद से किसी भी टीम को पटखनी देने का मादा रखती है। अब दोनों टीमों की कोशिश क्वार्टर फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता के अंतिम 4 में जगह बनाने की होगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। नशा मुक्त समाज की परिकल्पना को लेकर कोडरमा पुलिस की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत सुदूरवर्ती इलाकों में लोगों को तेजी से जागरूक किया जा रहा है, ताकि न सिर्फ नशे का कारोबार थमे, बल्कि नशा मुक्त समाज का सपना भी साकार हो। आप जागरूकता लाएं। बोले कि यार नशा होता है तो घर में जाके बोलना कि अपने माता पिता को कि मतलब भैया बहन कितना मतलब नशा करते हैं। एक आदमी को भी नशा का लत लग जाए ना तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अच्छा, कैसे रोकोगे? कैसे इस जो अभियान है पुलिस का? अवैध काम हो, नशा मुक्ति हो या शोषण का बात हो, हर चीज के बारे में बच्चे को जागरूक हर सप्ताह असेंबली में किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ और सबका विकास आकांक्षी जिला गिरिडीह में सत्य साबित हो रहा है। केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने के बाद जिले के तेलोडी पंचायत के ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। का रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास मिला। मेरा खपरेला मकान था, रात में चूने लगता था बारिश में। हम लोग काफी संकट में थे, मगर ये और इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री ने कहा, विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिला जनादेश, नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतीक। हिमाचल में कांग्रेस विधायकों की बैठक आज, गुजरात में सोमवार को होगा सरकार गठन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, मॉडल छात्रावास के रूप में विकसित होगा पलामू का भीमराव अंबेडकर छात्रावास। रसोइया और सुरक्षा गार्ड की भी की जाएगी नियुक्ति। झारखंड राज्य खाद्य आयोग के स्थापना दिवस पर रांची में कार्यशाला सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष ने विजेताओं को किया पुरस्कृत। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव का दिख रहा झारखंड में आंशिक असर। कहीं कहीं बादल छाने से न्यूनतम तापमान में हुआ सुधार। पलामू में मुख्यमंत्री ने जरूरतमंदों के बीच किया कंबल वितरण।